हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। आज का लेक्चर थोड़ा हटके होगा क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल के जो भी बेसिक्स होते हैं, हम इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर टर्म्स देख चुके हैं, प्रिंसिपल्स देख चुके हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके अब हम देखेंगे कि अकाउंट्स में एक्चुअली में हम क्या करते हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 के अंदर दे चुका हूं, जिसके अंदर हम वाउचर को एज एविडेंस यूज़ करते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं चीज़ों को। फिर रिकॉर्डिंग हमारी होती है जर्नल के अंदर, और फिर जर्नल के बाद हम क्लासीफाई करते हैं उसे लेजर के अंदर। फिर इसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब बनती हैं। तो जो हम एंट्रीज की बात करते हैं, वो एंट्रीज स्टार्ट होती हैं आपकी जर्नल से। इसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। और फिर जर्नल से जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। तो आज हम देखेंगे जर्नल तक की चीज़ें कि जर्नल के अंदर हम एंट्री कैसे करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, आपके लिए बहुत ही इजी लेक्चर रहेगा। साइंस और आर्ट्स के हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कॉपी पेन लेकर बैठें। एक बारी आप चाहे वीडियो को ऐसे ही देख लें, पर जब दूसरी बार देखें तो कॉपी पेन के साथ अपने नोट्स बनाते चलें, क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व करें। अब कुछ सवाल उठते हैं कि क्या न्यूमेरिकल आएंगे पेपर के अंदर, क्या ऐसी चीज़ें आएंगी हमें सॉल्व करने के लिए। तो जी बिल्कुल, ऐसे एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे, ओपन द बैंक डिपॉजिट विद अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज़, कुछ भी अमाउंट दे सकते हैं। और फिर वो पूछ लेंगे कि तुम्हारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर क्या चेंज हो रहा है, या फिर कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो हम पिछले ही करते आ रहे हैं। तो थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो थ्योरी को अगर उसने न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया तो हम वहाँ पे समझें कैसे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर दे दी तो हम कैसे करें, वो हम आज के लेक्चर से देखेंगे। लेक्चर का फॉर्मेट रहेगा कि हम आज सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे इन चीज़ों से। कल के लेक्चर के अंदर हम, आज के लेक्चर के अंदर जो दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, दो टॉपिक के बेसिक्स, कल के लेक्चर के अंदर हम इन दोनों टॉपिक के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे और एक थर्ड टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे। थर्ड टॉपिक होगा लेजर, और लेजर के इजी क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम लेजर के डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे और एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये एक सिस्टमेटिकली, एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हम करेंगे इसको। काफ़ी कुछ रिवाइज होगा, तो आज की वीडियो को ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताई है क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट्स की जो वैल्यू होगी किसी भी बिजनेस के लिए, वो उसकी लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू के बराबर होगी। कैपिटल होता है जो ओनर का पैसा होता है, उसको कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटीज जो भी बिजनेस के लिए बर्डन पड़े उसको लायबिलिटीज कहा जाता है। एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स जो भी होता है किसी फर्म का, बिजनेस का इकोनॉमिक रिसोर्स, जिससे भविष्य में फ्यूचर के अंदर उसको कुछ फायदा मिले, उसको हम एसेट कहते हैं। जैसे मशीन, उसने आज तो खर्चा कर दिया मशीन पे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो मशीन उसको फायदा देती रहेगी, तो ये एसेट होता है। उसने कोई, मान लीजिए वो यहाँ से बिस्किट के पैकेट खरीदता है सस्ते में, और फिर उसको आगे महंगे में बिस्किट के पैकेट बेच देता है उसकी पैकेजिंग चेंज करके। तो इसको ट्रेडिंग भी कहते हैं, ये भी एक तरह का बिजनेस है। तो इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो कुछ गुड्स खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है और उन गुड्स को रीसेल कर रहा है। तो ऐसे जो वो गुड्स खरीदता है फॉर रीसेल, इनको स्टॉक कहते हैं हम अकाउंट की उसमें। तो स्टॉक भी एक तरह का एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि इसने ये जो खरीदा है, इससे फ्यूचर में, भविष्य में उसको रेवेन्यू मिलेगा, उसको यहाँ से कुछ पैसा मिलेगा, इसलिए इसको भी एसेट कहा जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, सिंपल सी इक्वेशन है। कमेंट सेक्शन में बताना कि कैपिटल एक बिजनेस के लिए क्या होती है, उसकी एसेट होती है या लायबिलिटी होती है। वैल्यू जो है वो इन दोनों की वैल्यूज ऐड करने पे एसेट की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, पर ये बताना कि कैपिटल क्या होती है, एसेट कहते हैं हम इसको या लायबिलिटी कहते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आएगा नहीं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए ये चीज़। दूसरी चीज़, अब आप एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक इंसान है जिसका नाम है राम। राम के पास एक जेब के अंदर 100 रुपये पड़े हैं और दूसरी जेब के अंदर 10 रुपये की टॉफ़ी पड़ी हैं। वो दुकान पे गया, दुकान पे उसने 10 रुपये दिए और 10 टॉफ़ी और खरीद ली। दुकान पे गया, उसने अपनी जेब से, अपनी लेफ्ट पॉकेट से 10 रुपये निकाल के 10 टॉफ़ी खरीद ली। तो अब उसके पास, उसकी, अगर मैं आज की डेट में अकाउंट की जेबों का
जेबों का एक हिसाब किताब रखूं, तो उसकी जेब के अंदर क्या होगा, उसकी लेफ्ट पॉकेट के अंदर क्या हो गया, 100 रुपए थे लेकिन वो 10 दे चुका है, तो अब उसकी लेफ्ट पॉकेट में 90 रुपए बचे हैं। और अगर मैं उसकी राइट पॉकेट की बात करूं तो राइट पॉकेट में 10 रुपए की टॉफियां थी, लेकिन अब उसने 10 रुपए की टॉफियां और खरीद ली हैं, तो उसकी जेब में अब कितने रुपए की टॉफी हो गई, 20 रुपए की टॉफी हो गई। तो अब आप देखेंगे कि जितना उसने यहाँ पे कम किया उतना ही उसका यहाँ पे बढ़ गया। आप देखेंगे कि उसकी एक नहीं दो पॉकेट एक साथ अफेक्ट हुई हैं। जब दो अकाउंट एक साथ अफेक्ट होते हैं तो उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, और हम पूरे अकाउंट्स के अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कहीं पे कोई चीज इंक्रीज हो रही होगी, कहीं पे कोई चीज डिक्रीज हो रही होगी, तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे इन चीजों को देखते चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको पिछले कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, तो अपने कान थोड़े से खोल के रखना, अगर हो सके तो आप नोट्स बना लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, फाइंड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। तो किसी आदमी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, शुरू किया है पैसों के साथ, कितने पैसे, 40,000 रुपए के साथ। तो जब अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, हमें इस इक्वेशन में क्या चेंज आ रहा है वो देखना है। तो पहले तो ये देखिए आप, उसने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया है, यानी कि वो ओनर है, यहीं से पता चल रहा है वो प्रोपराइटर है या ओनर है, मालिक है। प्रोपराइटर भी कहते हैं, ओनर भी कहते हैं, हिंदी में मालिक हो गया। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 40,000 रुपयों के साथ। तो जब भी ओनर का पैसा लगता है या फिर अपना कोई वो सामान लगाता है, तो उस सामान की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल होती है। तो ओनर ने क्या किया, 40,000 रुपए की कैपिटल लगाई। क्या यहाँ पे उसके उधार में, उसके बर्डन में, उसके लायबिलिटी में कोई चेंज हो रहा है, नहीं, तो ये जीरो रहेगा। ये ओनर था, ओनर का नाम दे देते हैं ए, और ये उसका बिजनेस है पी। तो ओनर की जेब में 40,000 रुपए थे, उसने वो 40,000 रुपए बिजनेस में लगा दिए। तो बिजनेस के पास आज की डेट में कितने रुपए हैं, बिजनेस के पास आज की डेट में 40,000 रुपए का कैश पड़ा है, क्योंकि उसने कैश दिया है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के पास आज की डेट में 40 रुपए का, सॉरी 40,000 रुपए का कैश पड़ा है। तो बिजनेस के लिए ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बिजनेस के जो एसेट हैं वो 40,000 रुपए से इंक्रीज हो गए। तो आप देख सकते हैं बिजनेस के लिए, अगर हम बिजनेस के एसेट की वैल्यू देखें, तो बिजनेस के पास आज की डेट में उसके हाथ में 40,000 रुपए का कैश है। ये जो पी फर्म है, ये जो पी बिजनेस है, इस बिजनेस के हाथ में 40,000 रुपए का कैश है। और ये जो 40,000 रुपए का कैश है, ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ओनर ने 40,000 रुपए की कैपिटल दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड पे भी 40,000 रुपए हैं, और यहाँ पे भी इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 40,000 रुपए हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ये पहली इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप पहली इक्वेशन लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे आपको कैपिटल मिल गया, 40,000 रुपए का कैश मिल गया। ये कैश, 40,000 का जो कैश अभी बिजनेस को मिला है, जब भी ये बिजनेस वाइंड अप होगा तो ये 40,000 रुपए बिजनेस को, अपने ओनर को जिसने स्टार्ट किया था, वो उसको वापस करने पड़ेंगे। बिजनेस, ये बिजनेस के पैसे नहीं है, ये ओनर के पैसे हैं, ये सिर्फ अभी बिजनेस के पास आ गए हैं। तो अभी जब वो बिजनेस के पास आ गए हैं तो इसको हम एसेट मानेंगे, क्योंकि बिजनेस के पास ये कैश है। तो एसेट क्या है, कैश है यहाँ पे अभी एसेट, और वो कितना हो गया, 40,000 रुपए का एसेट बिजनेस के पास है, लाइबिलिटी हो गई जीरो। तो अगर हम देखें यहाँ पे न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन अगर देखें, नई क्या हो गई, इसकी वजह से चेंज क्या हो गए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई 40,000 इक्वल्स टू 40,000, क्योंकि जीरो तो जीरो ही रहता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं अब। अगली स्टेटमेंट क्या कहती है, ओपनड अ बैंक डिपॉजिट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹2,000। अब उसने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब जरा इसका आप एक बारी खुद ही इफेक्ट देखिए। इस बिजनेस के पास कुछ पैसे पड़े हैं, कितने पैसे, 40,000 रुपए उसके खातों, उसके जेब में पड़े हैं, 40,000 रुपए उसके पास कैश पड़ा है। उसने क्या किया, इन 40,000 रुपए में से 2,000 रुपए क्या कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब ये जो पैसा है, ये पैसा तो अभी इसी फर्म का ही पैसा है ना, उसने सिर्फ अपनी जेब से निकाल के अपने हाथ में जो पैसे थे वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिए, तो रहेगा तो ये आज भी एसेट ही।
ठीक है, ये उसने वहां पे डिपॉजिट कर दिया। क्या यहाँ से लायबिलिटी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? यहाँ पे आप डाल दीजिए 2। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हैं, ओपन द बैंक डिपॉजिट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹2000 ऐसे करके। ये स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे अब इफेक्ट क्या हो रहा है। उसने क्या किया, उसने अपने हाथ के 40,000 रुपए में से 2,000 रुपए निकाल दिए। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि उसने ये जो कैश है, ये कैश वाला कॉलम है ना, कैश में से 2,000 रुपए माइनस कर लो, कैश में से 2,000 रुपए माइनस कर लिए। अब उसने ये 2,000 रुपए माइनस करने के बाद क्या किया? उसने 2,000 रुपए माइनस करने के बाद बैंक के अंदर जमा करा दिए, बैंक के अंदर जमा करा दिए। जब वो बैंक के अंदर जमा करा रहा है, क्या उसको हम कैपिटल कहेंगे? नहीं, वो कैपिटल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ओनर का पैसा नहीं है, ओनर ने कुछ अलग से, ओनर ने तो शुरुआत में 40,000 रुपए दिए थे। ये जो 2,000 रुपए ये ओनर ने अपनी जेब से नहीं दिए, ये बिजनेस ने जो 40,000 रुपए थे उसमें से 2,000 रुपए निकाल के बैंक के अकाउंट में जमा करा दिए। तो ओनर की कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है? नहीं, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का क्या हमारी लायबिलिटी पे कोई चेंज हो रहा है? नहीं। क्या कैपिटल पे कोई चेंज हो रहा है? नहीं। तो ये 0-0 हो गए। तो ये आखिर बैंक डिपॉजिट है क्या? बैंक डिपॉजिट एसेट ही तो होता है। इस फर्म के लिए बैंक डिपॉजिट एक एसेट है। वो चाहे जब मर्जी इस पैसे को अपने भविष्य में यूज कर सकता है। ये इकोनॉमिक रिसोर्स है फर्म के लिए। तो हम कैश और यहाँ पे लिख देंगे अब हम बैंक डिपॉजिट, यहाँ पे लिख दिया बैंक डिपॉजिट। अब ये बैंक डिपॉजिट का एक हमने कॉलम बना लिया एक तरह से। ठीक है, तो कैश का तो क्या था, कैश तो 2,000 से कम हो गया, लेकिन बैंक डिपॉजिट के अंदर 2,000 रुपए जमा हो गए। अभी तक ऊपर ऊपर देखे तो ऊपर बैंक डिपॉजिट में कुछ भी नहीं था, अब 2,000 रुपए जमा हो गए। तो अब आप इस स्टेटमेंट का हमें अभी भी क्या देखना है कि दोनों साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, यानी इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बराबर अमाउंट आना चाहिए। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो देखिए -2,000 प्लस 2,000 तो 0 हो गए, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया। अभी आप आगे जाके कॉन्ट्रा एंट्रीज पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं इसको दोबारा से क्लियर करूंगा, पर अभी के लिए आप ये देखिए, उसने अपनी जेब के पैसे, अपने हाथ से पैसे निकाल के बैंक में जमा करा दिए। जितने निकाले उतने ही जमा हो गए, तो इफेक्ट तो 0 रहा। तो अब कितना रहेगा? अब उसके पास कैश कितना रहा? कैश रहा उसके पास 38,000, बैंक डिपॉजिट उसके पास रहा 2,000, इक्वल्स टू लायबिलिटी उसके पास अभी भी 0 है क्योंकि उसने अभी तक उधार नहीं लिया है। ये मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे 0 ही रहेगा, गलती से शायद मैंने लायबिलिटी के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो लायबिलिटी अभी भी 0 है और कैपिटल उसकी 40,000 रुपए है। ये हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर स्टेटमेंट सेकंड। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 3 में क्या होता है। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹3,000, 3,000 के उसने गुड्स खरीदे हैं। अब वो श्याम से कोई गुड्स खरीद रहा है, ये आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए बहुत ही अच्छे से कि जब भी कोई गुड्स खरीदे जाते हैं, जब ऐसी स्टेटमेंट लिखी होती है बॉट गुड्स, तो इसका मतलब होता है कि उसने स्टॉक खरीदा है। उसने यहां से बिस्किट खरीदे हैं, इसको पैकिंग चेंज करके आगे बिस्किट बेच देगा और उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो वो यहां से बिस्किट खरीद रहा है और यहाँ पे उसने अपना ठप्पा लोगो लगाया, ठप्पा मारा और आगे बेच दिया। तो ये उसने जो गुड्स खरीदे हैं, गुड्स हमेशा, गुड्स जब भी खरीदे जाते हैं तो रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं, और इन चीजों को, जो गुड्स खरीदे गए हैं रीसेल के लिए, इनको स्टॉक लिखा जाता है अकाउंट्स के अंदर। ये जो स्टॉक होता है ये किस लिए, किस काम आ रहा है बिजनेस के? ये बिजनेस को भविष्य में, वो जब यहाँ पे बिस्किट खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है? ताकि भविष्य में ये स्टॉक, ये गुड्स मुझे प्रॉफिट दें, मुझे रेवेन्यू दें। तो वो रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, भविष्य में वो इकोनॉमिक रिसोर्स बनेगा। तो ये जो गुड्स होते हैं ये इस बिजनेस के लिए क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो अब देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जाननी बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। जब भी स्टेटमेंट में किसी का नाम दे रखा होगा, किसी का नाम दे रखा होगा, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करा देता हूँ मैं। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो तरीके से हो सकती है। आप दुकान पे गए, आपने कहा कि मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं, ये 10 रुपए ले, मुझे टॉफी दे दें, यानी कि आपने तुरंत ही कैश में सेटलमेंट कर दी।
तो इसको कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा तरीका क्या है, आप दुकान के पास गए, आपने दुकान से कहा कि भैया मुझे 10 रुपए दे दो, ओ सॉरी 10 टॉफी दे दो, मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं कल दूंगा, तो आप मेरे खाते में लिख लेना। आपने दुकानदार से क्या कहा कि मेरा नाम लिख लो, मैं कल आऊंगा और मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूंगा। तो दुकानदार ने तुम्हें क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या है, दुकानदार अपने खाते के अंदर तुम्हारा नाम लिख रहा है, लिख रहा है ना, नाम लिख रहा है, तुम्हारा नाम मान लेते हैं श्याम है। तो इसी तरह से बिजनेस, बिजनेस के अंदर जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो नाम लिखा हुआ आएगा। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो जब तुम 10 रुपए दे के टॉफी ले रहे हो तो दुकानदार तुम्हारा नाम पूछता है क्या कि किस नाम से खाते में लिखूं, नहीं लिख पूछता। क्यों? क्योंकि उसकी सेटलमेंट हो चुकी है, उसको कैश मिल चुका है। लेकिन जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो सेटलमेंट अभी नहीं हुई है, तो दुकानदार तुम्हारा नाम लिखेगा अपने पास। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹3000। तुमने श्याम से सामान खरीदा है और तुमने श्याम का नाम लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, तुमने अपनी बुक के अंदर ये लिखा है कि कल को मुझे शाम को 3000 रुपए देने हैं, तो मैं अपने पास लिख के रख लेता हूं कि मुझे किसे कितने रुपए देने हैं। इसी तरह से श्याम ने भी अपनी बुक के अंदर तुम्हारा नाम लिखा होगा कि तुमसे 3000 रुपए आने हैं। तो जब भी किसी स्टेटमेंट के अंदर किसी का नाम आ जाए तो आप उस ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। ये सारे की सारी चीजें जो मैं बोलता जा रहा हूं, आप प्लीज इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि ये आपको ऐसे लिखी हुई कहीं नहीं मिलेंगी। सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट लिखी होगी, आप इसको लिखते चलिए, और इसी के ऊपर हो सकता है एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹3000, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज दिस अ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या कोई और ऑप्शन दे देंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी नाम आ रहा है तभी क्रेडिट है। याद करने का तरीका बता दिया कि अगर आप कैश में सेटलमेंट तुरंत ही करके आ गए तो उसको तुम्हारा नाम जानने की जरूरत ही नहीं है, पर उधार मांग रहे हो तो उसको जानना पड़ेगा कि कल को किससे पैसा आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, शाम से आपने सामान खरीदा है उधारी पे, उधारी पे खरीदा है, तो यहीं पे समझ गए कि लायबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, 3000 का। तो आपने 3000 रुपए का उधार लिया है श्याम से, तो 3000 रुपए आप लायबिलिटी में लिख लेंगे। ये जो आपने गुड्स खरीदे हैं ये स्टॉक है, स्टॉक है, क्या कहते हैं हम इसको, स्टॉक कहते हैं। ये जो स्टॉक है ये आप रीसेल करेंगे और फ्यूचर में आपको इससे रेवेन्यू मिलेगा। तो जिस भी चीज से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक रिसोर्स बनता है आपका, वो आपके लिए एसेट होता है, ठीक है। तो क्या कैपिटल में कोई चेंज होगा, नहीं, ओनर का तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमने तो उधार लिया, लायबिलिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पे आप एक और कॉलम बना लेंगे छोटा सा, उस कॉलम में आप यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक। अभी तक स्टॉक यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे आपका स्टॉक कितना हो जाएगा, 3000 रुपए का। तो आपकी नई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी। तो देखिए आपके पास कैश कितना पड़ा है, 38,000 रुपए का आपके पास कैश पड़ा है। प्लस में आपने बैंक में कितना डिपॉजिट कर रखा है, वो आपका 2000 रुपए का है। प्लस में आपने अब उधारी ले लिया, उधारी आपका स्टॉक की फॉर्म में है जो कि 3000 रुपए की हो गई उधारी। और ये किसके बराबर होनी चाहिए, सारी लाइबिलिटीज जो कि 3000 है, प्लस में कैपिटल, कैपिटल कितना है, 40,000 रुपए का आपके पास कैपिटल है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 43,000, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 38, 2 40 प्लस 3 43,000। यानी कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमारी इक्वेशन सही बनी है, ठीक है। आपको इसी तरह से इनको सॉल्व करते जाना है। आप देखिए इसके अंदर और किस तरह के डिराइव्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली चीज तो आपसे वो सीधा ये पूछ सकता है बैंक डिपॉजिट क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आपने किस तरफ लिखा है बैंक डिपॉजिट को, क्या आपने बैंक डिपॉजिट को लायबिलिटीज या कैपिटल की साइड पे लिखा था, नहीं, बैंक डिपॉजिट आपके लिए एसेट होता है। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक भी आपके लिए एसेट होता है। कैश आपके लिए एसेट होता है। वैसे तो आप चाहें तो थ्योरी से पढ़ के भी इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल करने के बाद। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या है, सुमित स्टार्टेड हिज फर्म विद ₹40,000। यहाँ पे 40 था, मेरे को अमाउंट चेंज कर देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, ये अलग क्वेश्चन है हमारा। सुमित ने अपने फर्म को स्टार्ट किया है 40,000 रुपए के साथ। तो यहाँ पे हम फिर से एक लिख लेते हैं, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे गैप देता हूँ ताकि क्लियर लिख सकूँ। इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, कैपिटल ओनर का होता है। सुमित ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपए से, तो कैपिटल हो गई 40,000 रुपए। तो ये तो सुमित के 40,000 रुपए आ गए। फर्म के पास क्या आया, फर्म के पास आई है कैश। इस 40,000 रुपए की वजह से फर्म के पास कैश आ गई है। कितनी कैश आ गई है, 40,000 रुपए की कैश आ गई है। लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ा है, नहीं, जीरो रहेगी। तो हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, 40,000
इक्वल्स टू 40,000। ये हमारी पहली इक्वेशन की वजह से चेंजेस आ गए। अब हम दूसरी देखते हैं स्टेटमेंट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से खरीदा है वर्थ रुपीज 10,000। तो इसका मतलब क्या है, रोहित से खरीद रहे हैं तो हम उधारी पे खरीद रहे हैं, तो लायबिलिटी तो यहीं पे आप चेंज कर लो तुरंत ही। क्या चेंज हो जाएगी लायबिलिटी में, 10,000 रुपए का यहाँ पे चेंज आ गया। क्या कैपिटल में इस स्टेटमेंट से कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये जीरो हो गई। अब हम इस तरफ, इस 10,000 रुपए से बिजनेस को क्या मिला है, बिजनेस के अकाउंट में वो उधार है, लेकिन बिजनेस को क्या मिला है, क्या बिजनेस ने 10,000 रुपए कैश की फॉर्म में लिए, नहीं, उसने गुड्स की फॉर्म में लिए। और जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, हम रीसेल के लिए खरीदते हैं, तो जब भी आपको देखे परचेज्ड गुड्स, तो आप उसको क्या कहेंगे कि हमारा स्टॉक बढ़ गया है। कितने रुपए से स्टॉक बढ़ गया है, 10,000 रुपए से हमारा स्टॉक बढ़ गया है। अब इन 10,000 रुपए के स्टॉक को हम आगे बेच सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ रेवेन्यू मिलेगा। अब हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैश हमारे पास है 40,000 प्लस में 10,000 का हमारे पास स्टॉक है, इज इक्वल्स टू 10,000 का हमारे पास उधार है, प्लस में 40K का 40,000 की हमारे पास कैपिटल है। तो देखिए 50,000 इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहित कॉस्टिंग रुपीज 1,000 फॉर रुपीज 1,200। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़िए आप एक बार। सोल्ड गुड्स टू मोहित कॉस्टिंग रुपीज 1,000 फॉर रुपीज 1,200। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो गुड्स पड़े थे, हमने कुछ गुड्स मोहित को बेच दिए, कुछ गुड्स हमने मोहित को बेच दिए। वो गुड्स कितने रुपए के बेचे मोहित को, हमने 1,200 रुपए के वो सामान मोहित को बेच दिया है। जब हमने सामान 1,200 रुपए का बेचा है, तो हमारे पास ये सामान हमें कितने का पड़ रहा था। देखिए, आपने बिस्किट खरीदा 9 रुपए का और उसको मोहित को बेच दिया 10 रुपए का, तो आपको कितने रुपए का मुनाफा हो गया, 1 रुपए का मुनाफा हो गया, है ना। तो जब भी आप मुनाफा देखना चाहेंगे तो आप ये भी तो देखेंगे कि मुझे कितने का पड़ा था और मैंने कितने का बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने मोहित को बेच दिया 1,200 का, मुझे कितने का पड़ रहा था, मुझे पड़ रहा था 1,000 रुपए का। कितने का मेरे को यहाँ पे मुनाफा या प्रॉफिट हो गया, 200 रुपए का मेरे को ये प्रॉफिट हो गया। तो आपको यहाँ पे ये कुछ चीजें दिखाई दे रही है। पहली चीज क्या दिखाई दे रही है कि आपने मोहित का नाम लिखा हुआ है, यानी कि आपने उधार पे दिया है। क्या किया है आपने, आपने उधार पे दिया है। दूसरी चीज, आपका जो स्टॉक है, आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, कितने रुपए से, आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 1,000 रुपए से, लेकिन आपके पास पैसा, आपके पास कुछ प्रॉफिट आ रहा है, और वो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 200 रुपए का। अब आपके पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये 200 रुपए क्या होंगे, इन 200 रुपए का इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, राम ने बिजनेस खोला था, राम ने बिजनेस खोला था प्रॉफिट कमाने के लिए। राम ने 100 रुपए लगाए थे प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 10 रुपए का, तो वो प्रॉफिट किसका हो गया, राम का ही तो हो गया, जो ओनर है राम का ही हो गया। यानी कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं उसको कैपिटल में जोड़ देता हूं। ये जो प्रॉफिट है वो राम का है, यानी कि अगर राम आज की डेट में अपना काम बंद कर दे, ये बिजनेस बंद कर दे, तो वो कितने रुपए निकालेगा अपने बिजनेस से, एक तो 100 रुपए निकालेगा ही निकालेगा, प्लस में ये जो 10 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, वो 10 रुपए का प्रॉफिट भी उसको मिल चुका है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो ओनर के पास जाएगा, और ओनर के पास जो भी पैसा जाता है या ओनर अपना पैसा लगाता है, उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो अब देखिए इस थर्ड इक्वेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है। थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहित कॉस्टिंग रुपीज 1,000 फॉर रुपीज 1,200। अब यहाँ पे क्या है, मोहित क्या है, मोहित ने हमसे उधार लिया है, मोहित ने हमसे सामान खरीदा है और उसने कहा है कि पैसा मैं तेरे को कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। तो जो हमसे उधारी पे पैसा, उधारी पे सामान खरीदता है, वो हमारा क्या बनता है। पिछली क्लासेस में हमने देखा है कि फर्म अगर किसी को उधारी पे सामान बेचती है तो वो क्या बनता है, उसका डेटर बनता है। और डेटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है या एसेट होती है, एसेट होती है डेटर। करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है, करंट एसेट होता है। तो हम डेटर को किस साइड लिख देंगे, एसेट की साइड पे लिख देंगे। तो डेटर हमारा क्या है, एसेट है। और कितना कितना पैसा देगा हमें मोहित आने वाले समय में, 1,200 रुपए, क्योंकि 1,200 का सामान बेचा था। और इस सामान को बेचने के लिए हमने अपने स्टॉक को थोड़ा सा नीचे किया है, थोड़ा सा रिड्यूस किया है। हमने 1,000 रुपए का सामान स्टॉक में से निकाला भी है। तो ये जो स्टॉक 10,000 का था, इसमें से 1,000 रुपए का सामान निकल चुका है। उस 1,000 रुपए के सामान के बदले में हमें डेटर मिला है एक,
और जो डेटर है वो हमारा करंट एसेट होता है, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे 1200 रुपये हो गए। और ये जो 1200 रुपये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो ओनर का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ओनर की कैपिटल के अंदर मैं 200 रुपये जोड़ दूंगा, यही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 200 रुपये जोड़ देंगे। अब देखिए न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी। मेरे पास कैश कितना पड़ा है, कैश मेरे पास पड़ा है 40,000 रुपए का, प्लस में मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है 9,000 रुपए का, प्लस में मेरा एक एसेट और है जो कि डेटर है मेरा, वो कितना है एसेट मेरे पास 1.2 थाउजेंड का, यानी कि 1200 का। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारी आरएचएस के बराबर होना चाहिए। लायबिलिटीज कितनी है मेरे पास, 10,000 की लायबिलिटी है। देखिए डेटर तो एसेट है, लायबिलिटी वो है जिसको हमें पैसा देना है, डेटर वो है जो हमको पैसा देगा। यहाँ पे हमारे पास पैसा आएगा, यहाँ पे हमारे पास पैसा जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये लायबिलिटीज है हमारे पास, प्लस में अब कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल कितनी हो गई, 40,200 रुपये की हमारे पास कैपिटल हो गई। तो अगर आप इन दोनों को साइडों को सम करेंगे तो आई होप ये बराबर आना चाहिए। मैंने किया नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, बराबर आ रहा है, मैंने देख लिया यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर अगर कोई फर्म, सुमित ने जो फर्म स्टार्ट की है, उस फर्म के अंदर अगर सिर्फ तीन तीन ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सुमित ने 40,000 रुपये लगाए और 40,200 रुपये कमा लिए, यानी कि 200 रुपये का वो प्रॉफिट कर चुका है। पर उसके बाद 10,000 रुपये की लायबिलिटीज है और उसके पास इतना स्टॉक और ये डेटर पड़ा है। क्या मैं ये कह सकता हूं बड़े आराम से? जी। नहीं समझ में आया तो अभी एक बार फिर से देखिए इसको। यहां पे क्या हुआ है, सुमित के पास आज की डेट में क्या सिचुएशन है, सॉरी इस फर्म के पास आज की डेट में क्या सिचुएशन है। फर्म के पास आज की डेट में 40,000 रुपये कैश पड़े हैं, 9,000 रुपये का उसके पास सामान पड़ा है जिसको वो बेच के भविष्य में कमाई कर सकता है, और 1,200 रुपये उसको इस डेटर से आने हैं, और डेटर का नाम क्या है, मोहित। तो ये बिजनेस की वो है, जब बिजनेस के पास, ये बिजनेस के पास सारा का सारा मैं कह सकता हूं एसेट है, और ये एसेट कितने का है, ये एसेट है उसके पास 50,200 रुपए का, ठीक है। अगर आज की डेट में सुमित कहे कि मेरे को आगे बिजनेस करना ही नहीं है, सुमित ने कह दिया मेरे को बिजनेस यहीं पे वाइंड अप करना है, तो सुमित क्या करेगा, सुमित अपनी लायबिलिटी, अपने उधार को चुकाएगा। 10,000 रुपये इसमें से 10,000 रुपये चुका देगा। सुमित की जेब में अब कितने बचे, 40,200 रुपये बचे, ठीक है। 40,200 रुपये बचे, सुमित ने लगाए कितने थे, 40,000 लगाए थे, कितने बचे, 40,200 बचे, तो उसका प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा से थोड़ा सा और इजीली बताऊंगा, बस आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताते रहना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप अपने घर पे करके देखेंगे, ये टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी एक एसेट होता है क्योंकि वो बिजनेस के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ पे लोन है, तो ये थोड़ा सा इनके मुकाबले डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि आज इजी क्वेश्चन, कल की क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इसी तरह से एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे बढ़ने से पहले मैं महेंद्र सिंह, कृतज्ञ गुप्ता, आशीष राणा और अनुराग तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें एनकरेज भी करता है, साथ ही साथ हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता रहता है, तो थैंक यू। अगर आपको भी लगता है कि हमारी वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो रही है, हम आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो हमें आप इस यूपीआई आईडी के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सहयोग राशि है। हमारे कोर्सेज फ्री हैं जिनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं भी कर सकते तो भी आप हमारी वीडियो से बस अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू। आगे जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ये क्वेश्चन है आपके जर्नल एंट्री के। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी सिर्फ एक बेसिक कवर किया है। मैं इनको लगातार 2-3 क्लासेस के अंदर बोलना चाहता हूँ, बार बार ये आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, आपको याद हो जाए। तो इसीलिए अब मैं लेजर का भी बेसिक इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन दोनों के हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, प्लस में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो इसी तरह से क्लासेस चलेंगी। तो अब हम लेजर एंट्री देखते हैं
इसके अंदर भी आप जैसे देखेंगे पिछली अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हुई, जैसे डेटर आपकी करंट एसेट होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर हम अकाउंट्स में कैसे यूज़ कर रहे हैं ये आपने इधर देखा, इस स्लाइड के अंदर आपने देखा कि डेटर यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाकी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगी। अब लेजर की हम देख रहे हैं, तो लेजर के अंदर क्या होता है देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IMRCSIC ये आपके अकाउंट्स के स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई, फिर मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, फिर इंटरप्रेट या फिर एनालाइज एंड देन कम्युनिकेट। कम्युनिकेट लास्ट स्टेप होता है। समराइज के यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बुक कीपिंग वाली कुछ चीज़ें करनी होती हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं? आइडेंटिफाई और मेजर करना, ये हम करते हैं वाउचर्स के थ्रू। रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल के अंदर, और इस रिकॉर्डिंग को कहते हैं जर्नलाइजिंग। फिर जर्नल के अंदर हम क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज चीज़ों को लिखते जाते हैं। फिर उसके अंदर से हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। जो एक जैसी ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए राम की जर्नल के अंदर 2 ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो हम क्या कहेंगे कि हम एक काम करते हैं, राम की सारी ट्रांजैक्शन को एक राम का अकाउंट बना देते हैं और उस राम के अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, ताकि कल को अगर हमें ये पता करना हो कि राम को कितने पैसे देने हैं या लेने हैं, वो हम एक ही पेज देख के पता लगा लें। वरना हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जर्नल खोलेंगे, एक एक एंट्री को हम बार बार ही निहार के राम की एंट्रीज को ढूंढेंगे और फिर उसको प्लस माइनस करते जाएंगे। वो करने से अच्छा हम पहले से ही क्लासीफाई करके रख लेते हैं ना राम के अकाउंट के अंदर। वो क्लासिफिकेशन होती है लेजर में। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, पहले रिवीजन थ्रू एमसीक्यू लेक्चर के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जर्नल के अंदर हम डेट वाइज चीज़ों को लिखते जाते हैं, और एविडेंस क्या बनता है हमारा, वाउचर। तो आज हम यहाँ तक का बेसिक देख रहे हैं। देखिए, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। मान लीजिए आपके पास आपकी 2 पॉकेट हैं, एक पॉकेट में 10 रुपए हैं, दूसरी पॉकेट में 10 रुपए की टॉफियां हैं, या 100 रुपए हैं और 10 रुपए की टॉफी है। आपने 10 रुपए दे के 10 रुपए की टॉफी और खरीद ली, तो अब आपकी इस पॉकेट के अंदर 90 रुपए रहे और इस पॉकेट के अंदर आपके 20 रुपए की टॉफी हो गई। तो देखिए ओवरऑल इफेक्ट आपका बराबर रहा। यहाँ पे जितना बढ़ा, सॉरी, यहाँ पे जितना कम हुआ वहाँ वो इतना बढ़ गया। तो इसी तरह अकाउंट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें डेबिट होंगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट होंगी। आपको जो याद रखना है वो ये कि डेबिट का मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ा, क्रेडिट का मतलब नहीं है कि वो घटा, या फिर डेबिट का मतलब नहीं है कि वो घटा, या क्रेडिट का मतलब नहीं है वो बढ़ा। तो आप इस चीज़ से एसोसिएट ना करें। ज़्यादातर हमारे जहन में, हमारे मन में, या जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे अकाउंट के अंदर कुछ क्रेडिट होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा अकाउंट इंक्रीज हो गया। तो हमें लगता है कि जब भी हम क्रेडिट यूज करेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, जब भी हम डेबिट करेंगे तो वो अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, या फिर हम इसका उल्टा सोच रहे होते हैं। कुछ ना कुछ धारणा बनी होती है हर किसी के मन के अंदर, तो वो आप भूल जाएं। अभी डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कुछ टर्म्स हमने दे दी हैं जो हम यूज कर रहे हैं। आप इसको ऐसे लेके चलिए। आप मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट सिर्फ 2 वर्ड हैं, इसकी जगह मैं अक्कड़ बक्कड़ भी यूज कर सकता था, ठीक है, लेकिन हमने डेबिट और क्रेडिट यूज कर लिया। तो अगर आप ये चीज भूल गए हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट को यूज कैसे करते हैं, तो देखिए, जिसने भी हमारी पुरानी क्लासेस देखी हुई हैं जिसके अंदर हम थ्योरी कवर की थी, तो उसको मैंने बताया था कि आपको ये याद रखना है कि हर एक अकाउंट, जैसे हमने राम का अकाउंट बनाया, ऐसे ही आपने ऊपर देखा था कि हमने किसी से उधार लिया है तो राम का अकाउंट बन गया। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर का एक अकाउंट बन जाता है। जब हमारे पास कैश आ रहा है, कैपिटल हमारे पास कैश थी, तो हम कैश का अकाउंट बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे अकाउंट होते हैं। तो ये जो अकाउंट्स हैं, ये जो खाते हैं, ये खाते कुछ तरह के होते हैं। और ये किस किस तरह के हो सकते हैं खाते? ये खाते हो सकते हैं आपके 5 तरह के। ये आपको मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज बता रहा हूँ, इसीलिए अभी आप 5 याद कर लीजिए, बाद में मैं इसको 6 कराऊंगा। तो 5 कैसे होते हैं? कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट, रेवेन्यू। याद रखने के लिए क्लियर, क्लियर आपको याद रखना है। कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। कैपिटल क्या है? जो ओनर का पैसा लग रहा है। लायबिलिटी जो आपके पास बर्डन है, जो आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। एक्सपेंस, मैं बिस्किट बना रहा हूँ, बिस्किट बनाने के लिए मेरे को मैदा खरीदना है, मेरे को शुगर खरीदनी है, मुझे लोगों की सैलरी देनी है, बिजली का बिल पे करना है। तो बिस्किट बनाने के लिए मेरा कुछ खर्चा हो रहा है, तो गुड्स को बनाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको एक्सपेंस कहा जाता है।
और गुड्स को बेचने के बाद जो भी पैसा आता है मेरे पास, बिस्किट बेचने का जो भी पैसा आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। इनकम या प्रॉफिट क्या हो जाती है, इनकम या प्रॉफिट क्या हो जाती है, वो हो जाती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कितना पैसा आया माइनस कितना खर्च हुआ, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा खर्चा एक्सपेंस हो जाएगा। एसेट क्या हो जाएंगे, एसेट आप जानते ही हैं जिससे भी आपको फ्यूचर में कुछ पैसा मिल सके। रेवेन्यू, रेवेन्यू में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चीज़ों को बेच के जो पैसा है। अब देखिए जब हम स्टेटमेंट देखेंगे, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर आप अभी इसको याद रखिए, जब भी हम स्टेटमेंट देखेंगे हमारा पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा कि हम ये देखेंगे कि कौन कौन से खाते, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मेरी लेफ्ट जेब से 10 रुपए निकल के मेरी राइट जेब में 10 रुपए की टॉफी आ गई, तो दो खाते अफेक्ट हो रहे हैं। और हर स्टेटमेंट के अंदर मिनिमम मिनिमम दो खाते अफेक्ट होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं पर हम लिखते हैं मिनिमम दो खाते अफेक्ट होंगे, इसी को डबल एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे कुछ चीजें बढ़ रही होंगी और कहीं पे कुछ चीजें घट रही होंगी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन से खाते अफेक्ट हो रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरा हम ये देखेंगे कि वो जो खाते अफेक्ट हो रहे हैं वो इसमें किस खाते, किस कैटेगरी में आते हैं। क्या वो कैपिटल का खाता था, क्या वो लायबिलिटी का था, क्या वो एक्सपेंस का था, क्या वो एसेट का था, क्या वो रेवेन्यू का था। तो इस तरह से हम उन खातों को आइडेंटिफाई करते चलेंगे। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि वो डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है। अब वो डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, पहली चीज तो आपको ये क्लियर याद रख लेनी है। क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे क्लियर को। क्लियर के बाद आपको क्या याद रखना है, क्लियर के बाद आपको ई और ए याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप, इसमें आपको याद रखना है ई और ए। तो ई और ए याद रखने का क्या क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ई और ए ये जब भी बढ़ रहे होंगे तो हम कह देंगे चीजें डेबिट खाते में आएंगी, जब भी ये घट रहे होंगे तो हम कह देंगे कि जो भी चीज है वो क्रेडिट के कॉलम में आ जाएंगे। जब चीजें बढ़ेंगी ई और ए के अंदर तो डेबिट हो रही हैं, वरना हम क्रेडिट कर देंगे। जो बाकी बचे सी एल आर जो बचे हमारे पास, इसके अंदर जब भी चीजें बढ़ेंगी हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, जब भी चीजें घटेंगी उसको डेबिट में लिख देंगे। तो इसीलिए आप क्रेडिट और डेबिट के साथ किसी और चीज को एसोसिएट ना करें। आप इसको अक्कड़ बक्कड़ भी नाम दे देते तो हम अक्कड़ बक्कड़ का कॉलम बना के कर लेते। तो इसका आप अंग्रेजी मीनिंग नहीं देखेंगे, अंग्रेजी मीनिंग पे आप नहीं जाएंगे, इंग्लिश मीनिंग इसका नहीं देखेंगे। तो ई और ए जब भी बढ़ेगा आप डेबिट करेंगे, ई और ए जब भी घटेगा आप उसको क्रेडिट करते चलेंगे। सीएलआर के अंदर उल्टा होता है, सीएलआर में जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा डेबिट होगा। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा याद करना है। आप इसका एक वो बना के पेज पे लिख के दीवार पे चिपका लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। वरना याद करने का क्या तरीका है, अगर वॉवल वाली कैटेगरी है तो डेबिट कर दो बढ़ाने पे, अगर कॉन्सोनेंट वाली कैटेगरी है तो बढ़ाने पे क्रेडिट कर दो। बस ऐसे याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन से आपको ये याद हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस होगी यहाँ पे हमारी वीडियो से कि आपको कुछ रटना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखते चलते हैं अब हम। सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। सुमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम ये कह सकते हैं सुमित ओनर है। अगर सुमित ओनर है तो उसका पैसा क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज इतने। तो अब आप देखिए अब क्या हो रहा है, सुमित ने किसी बिजनेस को, पी बिजनेस का नाम देते हैं, सुमित ने किसी बिजनेस को 1,00,000 रुपए दिए। तो इस बिजनेस के पास क्या आया, इस बिजनेस के पास कैश आया, इस बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। सुमित ने जो पैसे दिए वो क्या है, कैपिटल। तो जब ये बिजनेस वाला अपने बुक्स के अंदर हिसाब किताब बनाएगा तो उसको ये लिखना है कि मेरे पास कहां से पैसा आ रहा है, किस अकाउंट में पैसा आ रहा है। कल को जब मैं वाइंड अप करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किसको कितना रुपया देना है। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा देखो मेरे पास अभी 2 अकाउंट है, एक कैश का अकाउंट है और एक मेरे पास कैपिटल का अकाउंट है। मेरा मालिक जितने भी पैसे लगाता जाएगा या जो भी मेरा प्रॉफिट होगा मैं कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, ताकि कल को जब मैं बंद हूं तो मैं सुमित को ये पैसा वापस कर सकूं, मुझे पता हो कि सुमित को कितना देना है। तो इस टाइम पे सुमित ने मुझे कितने रुपए दे रखे हैं, सुमित ने इस टाइम पे मुझे 1,00,000 रुपए दे रखे हैं। यानी कि अगर वो सुमित आज की डेट में ही मुझे बंद कर देगा तो वो 1,00,000 रुपए मुझे सुमित को वापस करना पड़ेगा। तो जो बिजनेस है, बिजनेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि बिजनेस ओनर से अलग होती है। तो बिजनेस
ओनर को ओ कर रहा है यहाँ पे जो ये कैपिटल है वो बिजनेस को, ओनर को वापस करनी पड़ेगी। मैं पहले की क्लास में भी बता चुका हूँ, ये जो कैपिटल है ये लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन हम इसको कैपिटल लिखते हैं क्योंकि ये स्पेशल तरह की लायबिलिटी है, ये ओनर की लायबिलिटी है। ओनर को जो पैसा देना है वो अलग तरह की लायबिलिटी होता है, स्पेशल होता है, इसलिए हम कैपिटल लिखते हैं। तो देखिए फर्म क्या कह रहा है कि मेरे खातों के अंदर मुझे एक तो कैपिटल के अंदर 1 लाख रुपए लिखने पड़ेंगे, दूसरा मेरे पास यूज करने के लिए 1 लाख रुपए कैश आ गया, अब मैं इस 1 लाख रुपए को यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, दो अकाउंट जो हमें आइडेंटिफाई करने थे वो अकाउंट हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एक तो कैश का अकाउंट है और दूसरा कैपिटल का अकाउंट है। तो दो अकाउंट हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी क्या आती है, CLEAR, ये दोनों इंक्रीज होने पे डेबिट, रिड्यूस होने पे ये क्रेडिट होते हैं, ठीक है, और इसके साथ उल्टा है। तो अब हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है। तो देखिए कैश क्या है, कैश क्या है, कैश फर्म के लिए एसेट है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स है। तो इसकी कैटेगरी हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी कैटेगरी क्या है, ये एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसेट हो गई। और कैपिटल किस कैटेगरी में आएगा, कैपिटल का तो अपना ही एक वो है, तो यहाँ पे ये कौन सी उसमें आ जाएगा कैटेगरी में, ये कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि इनके घटने बढ़ने से हम इसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। तो देखिए कैश क्या हो रहा है, बिजनेस के लिए कैश आ रहा है, बिजनेस के लिए कैश आ रहा है, यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस का जो कैपिटल खाते के अंदर उसको संख्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, वो इंक्रीज हो गई 1 लाख रुपए से, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये क्रेडिट। तो देखिए दो खाते हो रहे हैं, दो खाते कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और कैपिटल का। और डेबिट में कौन सा लिख देंगे हम, ये वाला डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और कैपिटल वाला क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। देखिए चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं बार बार कह रहा था कि कहीं से चीजें इंक्रीज हो रही होंगी और कहीं से चीजें डिक्रीज हो रही होंगी। आपकी लेफ्ट पॉकेट से 10 रुपए डिक्रीज हो गए, इसीलिए आपकी राइट पॉकेट के अंदर 10 रुपए की टॉफी इंक्रीज हो गई। मैं कुछ ऐसे आपको बता रहा था, वो चीजें थी चीजों को याद रखने के लिए, चीजों को समझने के लिए कि दो खाते अफेक्ट होते हैं, कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, इस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। पर आप यहाँ पे अगर देखेंगे, जो मैं आपको समझाने की अब कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों खाते इंक्रीज हुए हैं, कोई भी खाता डिक्रीज नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमने रूल्स कुछ इस तरह से बनाए हैं डेबिट और क्रेडिट के कि एक खाता डेबिट में जाएगा और दूसरा खाता क्रेडिट में जाएगा, और आपकी अल्टीमेटली जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहेंगी, ठीक है। अगर हम इसमें वो वाली इक्वेशन बनाए, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आप देखेंगे ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी। एसेट 1 लाख से इंक्रीज हो गया, कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं। तो LHS लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। तो ये जो रूल्स बनाए हैं, आप लॉजिक भूल जाइए कि ये लॉजिक क्यों रखा है हमने। जो ये रूल्स बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं ताकि कुछ खाते आपके डेबिट हों, कुछ खाते आपके क्रेडिट हों, अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए। तो ये मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, आप प्लीज इनको नोट कर लीजिए। चाहो तो आप वीडियो को एक बार ऐसे ही देख लो और फिर उसके बाद नोट करना चालू करो। अब हम देखते हैं कि इसकी जर्नल के अंदर एंट्री कैसे होगी। देखिए कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर जरूर है, पर इसकी जो आपको बेनिफिट दिखेगा 3 क्लास के बाद ही आप जो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस में गेन मानेंगे कि मैंने आर्ट्स और साइंस के बाद भी मैं कॉमर्स के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, उससे आपको पेपर में बहुत बेनिफिट होगा उस कॉन्फिडेंस का। तो देखिए अब इसको हम जर्नल के अंदर कैसे लिखते हैं, जो लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आना चाहिए। तो देखिए हमने दो खाते आइडेंटिफाई कर रखे हैं, कैश का अकाउंट है और दूसरा आपका कैपिटल का अकाउंट है, ठीक है। कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है, दोनों के दोनों एसेट हैं, ये भी हमने आइडेंटिफाई, सॉरी एक एसेट है और एक कैपिटल है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, कैपिटल जब इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो जर्नल में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए जर्नल का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको याद करना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फॉर्मेट में पहला कॉलम बनता है डेट का, तो आप यहाँ पे डेट लिखते हैं क्योंकि जर्नल में सारी एंट्री डेट वाइज होती हैं, क्रोनोलॉजिकल होती है। यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स आते हैं, पर्टिकुलर्स आते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, यहाँ पे आप लिखते हैं कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है। ये थोड़ा सा ऊपर डेबिट हो रही है और क्रेडिट हो रही है, तो ये आपको याद करने हैं। एक लेजर फॉलियो का भी कॉलम होता है,
लेकिन अभी उसको भूल जाइए, मैं कन्फ्यूजन नहीं करना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते चलेंगे। तो यहाँ पे आप डेट लिख देंगे जो भी होगी। अब जो भी चीज़ डेबिट हो रही होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। देखिए इस ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो खाते अफेक्ट होंगे, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक में कुछ डेबिट हो रहा होगा, दूसरे में क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। सॉरी, एक में डेबिट हो रहा होगा, एक में क्रेडिट हो रहा होगा। तो जो डेबिट हो रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। डेबिट कौन सा हो रहा है? कैश अकाउंट हो रहा है, तो कैसे लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट यहाँ पे 1 लाख रुपए का ही क्रेडिट हो रहा है। उसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे एक जगह छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं इंडेंट छोड़ना कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, तो खाली स्पेस रहता है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपए। तो ये कैसे लिखा जाता है? कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे टू भी लिख देते हैं कुछ लोग नहीं लिखते, तो ये ऑप्शनल होता है, तो हम टू लिख के करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जो डेबिट हो रहा है वो आप ऊपर लिखेंगे, जो क्रेडिट हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो डेबिट वाली आपने 1 लाख यहाँ लिख दिया, और क्रेडिट वाले 1 लाख आपने यहाँ लिख दिया। ये आपकी पहली लेजर एंट्री हो गई, ये आपकी पहली लेजर एंट्री है। बस इतना करना होता है लेजर एंट्री के अंदर। अब हम दूसरी देखेंगे। डिपॉजिट इन द बैंक ₹30,000, बैंक के अंदर 30,000 रुपए जमा किए गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमें दो, सबसे पहले हम अकाउंट अफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं वो देखेंगे। पहला तो आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्म के बुक्स के हिसाब से देखूं, फर्म के बुक के अंदर फर्म ने कहीं पे एक बैंक का खाता बना रखा होगा, उसने अपनी बुक के अंदर लिख रखा होगा कि मेरे पास बैंक के अंदर कितने रुपए जमा है। फर्म को अपने हर एक पैसे का हिसाब रखना होता है। तो वो ये यहाँ पे हिसाब रख रहा है कि बैंक के अंदर मेरे कितने रुपए ऑलरेडी जमा है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी 0 रुपए जमा थे, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि डिपॉजिट इन द बैंक ₹30,000, 30,000 रुपए जमा करा दिए। तो अब वो क्या कहेगा? वो अपनी बुक के अंदर क्या लिख लेगा कि अब मेरी बुक के अंदर 30,000 रुपए आ गए हैं, ठीक है। 30,000 रुपए आ गए हैं, पर ये 30,000 रुपए फर्म लाया कहां से? कहीं से चोरी की थी, डाका डाला था, क्या किया था? 30,000 रुपए उसके पास आए कहां से? उसके पास अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास जो कैश पड़ा था, उसने उस कैश को अपने हाथ में नहीं रख रहा है, वो उस कैश को वो खाते में जमा करा रहा है। तो उसके कैश अकाउंट में से कुछ रुपए कम हो गए। तो यहाँ पे आप देखिए कौन से दो खाते अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो बैंक का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, और दूसरा आपका कैश का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? CLEAR। ये दोनों के दोनों जब इंक्रीज होंगे तो आप डेबिट करेंगे, बाकी सारे जब भी इंक्रीज होंगे तो आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए बैंक अकाउंट किस तरह का आपका वो है, इस किस कैटेगरी में आता है। तो आपको पहले भी बताया था, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा हो या हाथ में पैसा हो, वो क्या होता है? वो एसेट होता है, वो एसेट है। ये जो फर्म है, इसने जो पैसे जमा किए हैं वो उसको कभी भी यूज कर सकता है ना, उसमें से निकालेगा और फ्यूचर में वो उसका इकोनॉमिक रिसोर्स बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं बैंक अकाउंट किस तरह का खाता है? एसेट खाता है, ठीक है। कैश तो हमें पता ही है, कैश तो होता ही एसेट है। तो दोनों के दोनों एसेट हैं। बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो कहाँ जाता है? डेबिट साइड पे। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैश अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो एसेट जब भी एसेट रिड्यूस होता है तो वो क्रेडिट साइड पे जाता है, तो ये क्रेडिट हो गया। अब इसकी जर्नल में एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर में हम क्या लिखेंगे? डेट कुछ भी मान लीजिए। पर्टिकुलर में हम क्या लिख देंगे? पर्टिकुलर में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू कैश अकाउंट, यही लिखेंगे। और डेबिट की अमाउंट कितनी है? यहाँ पे डेबिट का कॉलम कितनी है? 30,000 रुपए। और क्रेडिट कितना? यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट 30,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपए। तो ये हमारी दूसरी जर्नल एंट्री हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको एक माइंड में ये इमेजिनेशन करनी है कि जो जो फर्म है, फर्म ने ऑलरेडी एक बुक के अंदर कहीं ना कहीं पे अपनी बुक के अंदर वो ये लिख रहा होगा कि मेरे पास बैंक में कितने पैसे जमा है। अगर वो बुक के अंदर नहीं लिखेगा तो उसको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि वो भूल जाए, हो सकता है वो मर जाए,
और कल को जो आदमी आया उसको पता ही नहीं था कि मेरे बैंक में कुछ पैसा है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी बुक्स खोलेगा और देखेगा अच्छा बैंक अकाउंट के अंदर 0 रुपए थे, फिर इस डेट को 30,000 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर आ गए, इसीलिए हमारे पास कैश कम हो गया और बैंक अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा हल्की सी इमेजिनेशन आपको करनी है और उसके बाद काम बहुत इजी हो जाएगा। फिर बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000, सॉरी 5,000। अब आप देखिए गुड्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं स्टॉक। ठीक है, गुड्स होते हैं स्टॉक। तो जब भी आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो वो आपके एसेट होते हैं, और किस तरह के एसेट होते हैं, स्टॉक वाले एसेट होते हैं, ये आपके पास स्टॉक बनता है। जब भी आपको जर्नल एंट्री के अंदर ऐसी स्टेटमेंट मिल जाए बॉट गुड्स वर्थ रुपीज समथिंग समथिंग समथिंग, तो आप कहेंगे कि हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब भी बॉट गुड्स लिखा होता है तो आपका कौन सा खाता अफेक्ट हो रहा है, आपका एक परचेज अकाउंट होता है। हर फर्म अपना परचेज अकाउंट बना के रखती है, जब भी वो गुड्स खरीदती है तो परचेज अकाउंट के अंदर लिख देती है कि इतने रुपए का हमने ये गुड्स खरीदा है। ठीक है, तो आपका ये परचेज अकाउंट आ रहा है। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई नाम लिखा है, मोहित, सुमित, रोहित, सोहन, मोहन, कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा है। तो ये किस तरह की ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। नाम लिखा होता तो ये किस तरह की ट्रांजैक्शन होती है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती। पिछली क्लासेस को आपको रिवाइज करना है अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है तो, कि ये कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, आपने 5,000 रुपए दिए हैं और सामान खरीद लिया, तो आपका एक अकाउंट तो आपका कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि 5,000 रुपए उससे रिड्यूस हो रहे हैं। 5,000 रुपए आपने अपना कैश गुड्स खरीदने में यूटिलाइज कर लिया, तो आपका एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा आपका परचेज अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। जब भी आप गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे, जब बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और कैश अकाउंट। तो फिर से हम देखेंगे CLEAR, क्लियर। इन दोनों के अंदर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और बाकियों के अंदर उल्टा होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, तो आप देखिए परचेज अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट के अंदर डिक्रीज हो रहा है। किस तरह के अकाउंट है, परचेज अकाउंट भी क्या होता है आपका, स्टॉक है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है ना आपका, तो परचेज अकाउंट क्या हो गया आपका, सॉरी परचेज जब भी आप कर रहे हैं स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, एक तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब भी आप परचेज करते हैं, परचेज क्या है, देखिए बिस्किट, बिस्किट है, फिर से मैं किसी से बिस्किट को खरीद रहा हूं और आगे बिस्किट को बेच रहा हूं। इस बिस्किट को खरीदने में जो भी मेरा खर्चा आया मैं उसको एक्सपेंस कहता हूं। खरीद रहा हूं, खरीदने में खर्चा आया, खरीद रहा हूं, खरीदने में खर्चा आया। तो परचेज अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, ये आपको याद रखना है हमेशा। परचेज अकाउंट आपका एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, केयरलेसनेस हो जाती है तो आप इसको एसेट में भी डालने की कोशिश करेंगे, पर एसेट में आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। अभी हमें जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री में आपका परचेज अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। परचेज अकाउंट आपका एक्सपेंस का है और कैश अकाउंट आपका एसेट का है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। जब भी कैश अकाउंट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट कितना हो रहा है, 5,000 रुपये का। ठीक है, और क्रेडिट कितना हो रहा है, 5,000 रुपये का। तो ये आपकी एक और जनरल एंट्री हो गई। लेक्चर बहुत ही बड़ा होता जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए पैटर्न तो मैं यही फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ हो आ जाएं और रिवाइज हो जाएं। तो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही हैं तो मैं दोबारा से इनको समझाने को तैयार हूं, पर पैटर्न मैं यही रखूंगा कि कुछ सिंपल क्वेश्चन हम डेली करें, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस करते चलें, फिर कुछ सिंपल क्वेश्चन करें, फिर टफ करें, ताकि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज होती रहें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अच्छा काम करना चाहिए, इसीलिए मैं यही पैटर्न रखना चाहूँगा। आप बस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उनको टैकल करता जाऊँ अगली क्लासेस के अंदर। और अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें, और मेरा सजेशन है पिछली क्लासेस को ज़रूर देख लें, क्योंकि आप देख रहे होंगे सारे के सारे पीछे वाले कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स पूरा का पूरा लिंक्ड है। ठीक है, अपने नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए। अब देखिए अब क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000, 50,000 रुपए के मैंने गुड्स बेच डाले, गुड्स बेच डाले। मैं अगर गुड्स को बेच रहा हूं तो मेरा सेल्स अकाउंट, जब मैंने जो भी फर्म होती है वो दो अकाउंट्स तो बना के रखती है, एक परचेज अकाउंट्स और एक कैश अकाउंट, तो सॉरी सेल्स अकाउंट।
तो जब भी वो सामान बेचती है तो वो सेल्स अकाउंट में लिखती है, जब भी वो गुड्स खरीदती है तो उसको परचेज अकाउंट्स के अंदर लिखती है। तो एक तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा होगा, आपको ये दिखाई देना चाहिए। दूसरा क्या हो रहा है, जब वो गुड्स को बेच रहा है तो उसके पास क्या आ रहा होगा, उसके पास क्या आ रहा होगा, ट्रांजैक्शन किस तरह की होती हैं, फिर से याद कर लीजिए। ट्रांजैक्शन किस तरह की होती है, या तो कैश ट्रांजैक्शन होगी या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। यानी कि जब वो बेच रहा है तो या तो जिसको उसने बेचा है उसने उसको कैश दिया होगा या फिर क्रेडिट दिया होगा। ठीक है, कैश दिया होगा या फिर क्रेडिट दिया होगा, यानी कि बाद में देगा, उधारी पे सामान खरीद लिया बाद में पैसा देगा। यहाँ पे किसी का नाम लिखा है क्या, किसी का भी नाम नहीं लिखा, मोहित, सोहित, रोहन, मोहन, शोहन, कुछ नहीं लिखा। तो वो क्रेडिट नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो एक तो सेल, तो कैश ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमारे पास 50,000 रुपए का सामान बेचने से हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और कैश को हम कहाँ पे लिखते हैं, कैश को हम लिखते हैं कैश अकाउंट्स के अंदर। अब ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, देखिए सेल्स अकाउंट के अंदर मैं ये लिखता हूँ कि मैंने कितने का सामान बेच दिया, मैंने कितने का सामान बेच दिया, 50,000 का सामान बेच दिया। तो मेरा सेल्स अकाउंट इंक्रीज हो रहा है ना, सेल्स अकाउंट मेरा इंक्रीज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने जब सेल की है तो 50,000 रुपए मैं अपने खाते में क्या लिख दूंगा, देखिए मैंने अपने खाते के अंदर कैसे लिख दिया कि इस डेट को मेरे सेल्स अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए आए, यानी कि 50,000 रुपए का मैंने सामान बेचा है। और इसी 50,000 रुपए की सामान बेचने की वजह से मेरे कैश अकाउंट के अंदर भी 50,000 रुपए आए हैं। तो दोनों के अंदर चीजें इंक्रीज हो रही हैं। अब हम क्या देखेंगे, CLEAR देखेंगे। तो देखिए कैश क्या है, कैश तो आपका एसेट है, कैश आपका एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट कर देते हैं। तो कैश आपका एसेट है, वो इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट साइड पे आएगा। सेल्स क्या है, सेल्स क्या है, सामान को मैंने क्या बोला था, फिर से याद कर लीजिए एक बार, मैं दोबारा से अपने पुरानी एग्जांपल को दोबारा बताता हूँ। बिस्किट बनाने के लिए मुझे कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, चीनी, मैदा, सैलरी देनी पड़ेगी लोगों की, बिल पे करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें एक्सपेंस होती हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपेंस होती हैं। अगर मैं पीछे से कच्चा बिस्किट खरीद के यहाँ पे उसकी पैकिंग करके बेच रहा हूँ तो ये क्या हो गया, मैंने गुड्स खरीदे और गुड्स को बेच दिया। ठीक है, तो ये एक्सपेंस होते हैं, ये जो गुड्स खरीद रहा हूँ, गुड्स का परचेज भी एक्सपेंस में आता है, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब ये सारा का सारा एक्सपेंस होता है। लेकिन जब मैं इस बिस्किट को बनाने के बाद या फिर मैं रीसेल करूं या कुछ भी करूं तो उससे मुझे क्या मिलता है, उससे मुझे मिलता है रेवेन्यू, रेवेन्यू मिलता है। तभी तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। हर चीज रिवाइज होती चल रही है आपकी, इसीलिए बार बार पढ़िए। रेवेन्यू होता है ना, तो आपने जो ये सेल की है, सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल से आपको क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। तो सेल्स अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है, रेवेन्यू का अकाउंट होता है। तो रेवेन्यू अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो क्रेडिट और डेबिट के ये जो 5 रूल्स बने हुए हैं, ये जो रूल्स बने हुए हैं ये बहुत ही लॉजिकली लोगों ने बहुत दिमाग लगा के बनाए हैं, ताकि एक अकाउंट डेबिट हो और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो। ठीक है, बढ़ाने घटाने को अगर हम, जो हमारे मन के अंदर रहता है कि कुछ बढ़ रहा होगा कुछ घट रहा होगा, जो समझने में आसान भी है। ठीक है, इसीलिए पहले तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है, लेकिन अकाउंट्स के अंदर क्या हो रहा है, देखिए दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन एक क्रेडिट साइड पे आएगा एक डेबिट साइड पे आएगा। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे बुक के अंदर, आप इसको लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट वाली चीज़ ऊपर रहेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना डेबिट हो रहा है, 50,000 का डेबिट हो रहा है, और कितना क्रेडिट हो रहा है, 50,000 का क्रेडिट हो रहा है। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को आप ज़रूर कम से कम 2 बार देखें। एक बार आप इसको एक व्यूअर की तरह ऐसे देख लें जैसे मूवी चल रही है, लेकिन दूसरी बार जब आप इसको देखें तो अपने पेन और कॉपी को खोल के बैठें और चीज़ों को लिखते चलें, चीज़ों को समझते चलें। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर के अंदर। तो इसको अच्छे से करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। अगर आप हमें डोनेट कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे, तो प्लीज़ डोनेट करना कंसिडर करें। हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे अगर आप डोनेट नहीं कर रहे हैं उस केस में भी। आई होप आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो। थैंक यू।